हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इटूज इंडिया। माई सेल्फ योगेश जैन। और आज हम लोग कोई लेक्चर की बात नहीं करने वाले। आज हम लोग सामने आपके लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बात करने वाले हैं। 2020-21 में जो होने वाला है, क्लास 12 की केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। सिलेबस वेटेज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या रिडक्शन हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन जुगाड़े ली होगी कि वेटेज जो है, सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो वो सारी बातें अपन देखेंगे। क्या रिड्यूस हुआ है, कितना पोर्शन रिड्यूस हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कौन से नहीं पढ़ने, इंटेक्स भी बताऊंगा कौन से नहीं पढ़ने। सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सब कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ सकते हैं। अब अपन देखेंगे कौन कौन से चैप्टर अभी हमारे को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहला यूनिट जो है एज इट इज है सॉलिड स्टेट, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, नाइन्थ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। जो नहीं दिख रहे, पॉलीमर, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी वगैरह, वो सब हट चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहां से लेकर जो यहां तक है पोर्शन बेटा, वो किसका है? फिजिकल केमिस्ट्री का है। किसका है? वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिर यहां पी ब्लॉक से लेकर अपन बात करें कोऑर्डिनेशन तक की, तो यहां पे कौन सा पोर्शन है? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहां पर बात करें बाकी के जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो किसके हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट वेटेज दिखा रखा है जो हमें सीबीएसई ने दिया हुआ है। सीबीएसई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। सीबीएसई पूरी गाइडलाइन देता है, ब्लूप्रिंट देता है। जब मैं पढ़ता था तब भी ब्लूप्रिंट देता था और मैं उस ब्लूप्रिंट को देख के ही पढ़ता था, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19 मार्क्स की आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी 28 मार्क्स की आएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला है। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 70। आप बोलोगे सर 100 मार्क्स का होना चाहिए। 100 मार्क्स का होता है, 100 में से 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी वाला पेपर होगा आपका, और जो 30 मार्क्स है वो आपका प्रैक्टिकल में चले जाएगा। किस में चला जाएगा? प्रैक्टिकल में चला जाएगा। तो 30 मार्क्स तो प्रैक्टिकल में जाएगा, जो आप लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हो। 70 मार्क्स की थ्योरी है, जिसमें से 23 फिजिकल को, 19 इनऑर्गेनिक को और 28 ऑर्गेनिक को मिले। यानी कि ऑर्गेनिक का पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आती है? ये टोटल मार्क्स आपको बता दिए कितना कितना पोर्शन कवर होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, और उन चैप्टर्स के अंदर से भी कौन सी चीज़ हटी है वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। सबसे पहला सॉलिड स्टेट देखते हैं, इसमें से हटा क्या है और रखा क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट में सॉलिड स्टेट में देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स एज इट इज मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवेलेंट, मेटल सॉलिड्स, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, एलिमेंट्री आइडिया। आप पोज करके नोट डाउन कर लेना, पोज करके नोट डाउन कर लेना, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यूनिट सेल की बात करेंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन लेटिस दोनों में है। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट, आपको पता है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। पैकिंग इन सॉलिड, पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड्स, कोई डेरिवेशन वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, सिंपल फॉर्मूला बेसिस सवाल आएंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है, शॉर्ट की वगैरह वो सारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे। क्या क्या हट चुका है? जो येलो कलर में लिखा हुआ है वो सब हट चुका है, ये सब एज इट इज है अभी भी सिलेबस में। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आने के चांस है, और वो न्यूमेरिकल किस पोर्शन से आता है? डेंसिटी वाले पोर्शन से मेनली आता है, ठीक है। क्या हट चुका है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हट चुकी है, बैंड थ्योरी वगैरह हट चुकी है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर पूरा का पूरा हट चुका है, एन और पी सेमीकंडक्टर्स पूरा हट चुका है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, पोज करके नोट कर लो आप इसको। सेकंड नंबर है हमारा सॉल्यूशंस वाला चैप्टर। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ हटा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हटा है। जो हटा वो हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली सिचुएशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वही वाली बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, रॉल्ड्स लॉ वैसा का वैसा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसी वैसी है। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वैसा का वैसा है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस वाली बात सारी की सारी वैसी है। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारी की सारी चीजें वही की वही है, केवल हटाया गया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वॉन्ट ऑफ फैक्टर को हटा दिया। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वापिस से, ठीक है। सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। रेडॉक्स रिएक्शन, ईएमएफ ऑफ ए सेल,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन आप बिल्कुल पढ़ के जाएं, एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलार कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन, खोलराउश लो, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात को सुनो, यहां से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, नर्स्ट इक्वेशन को अच्छे से पढ़ के जाएं। हटा क्या है, लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, जितने भी सेल थे बकवास की चीजें थी सब हटा दिया है, कोरोजन, लो ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, सारे के सारे सेल यहाँ पर हटा दिए गए, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, सारे सेल हटा दिए। यहाँ पे जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये अभी भी रखा हुआ है, रिड्यूस पोर्शन क्या है जो येलो कलर में लिखा हुआ है। अगला चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में से भी क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल वाला, और कौन सा क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर या 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है ना, ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन बन नहीं पाता, 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर का, लेकिन फिर भी 1 नंबर 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में भी आपको एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वाली रेट देखनी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। आपको यहाँ पर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकंड वेकेंड सब हट गया है, ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। रेट लो एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की बात करनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ, ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैंने क्या लिखा है, एनसीईआरटी वालों ने दिया है, बोर्ड वालों ने दिया है, ठीक है ना, सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, इसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। हटा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, कोई मैथमेटिकल वाले सारे चीज हटा दिए, एक्टिवेशन एनर्जी और अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन ही हटा दी, देखो आप, ठीक है, बच्चा अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी सुन के घबराता था, हटा दी वो, ठीक है, सिर्फ बोर्ड में है ना, ध्यान रहे सिर्फ बोर्ड में। 5th चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, पोज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, पोज का ऑप्शन आपके पास रहता है, और कुछ बच्चे ज़्यादा एडवांस फील करते हैं तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सरफेस केमिस्ट्री में देखोगे आप तो एक तो एड्जॉर्प्शन, फिजियोप्शन एंड केमिसॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, कोलोइडल स्टेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन, लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन। ये अभी भी रखा हुआ है एज इट इज, हटाया गया है, इमल्शन वाला पार्ट हटा दिया पूरा का पूरा, सारे के सारे इमल्शन के टाइप हटा दिए, कैटलिसिस में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हटा दिया, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिसिस, एंजाइम कैटलिसिस सब हटा दिया, कैटलिसिस वाला सारा पोर्शन हटा दिया। 6th चैप्टर जो है आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको आप मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये मेटलर्जी वाला पूरा का पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया, आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी खरीदी है कृपया करके 6th वाला चैप्टर ना पढ़ें, नई वाली एनसीईआरटी भी जिन्होंने खरीदी है 6th वाला चैप्टर ना पढ़ें, नई पुरानी कुछ नहीं है, सब एक जैसी है, कब पता नहीं कब से वही चली आ रही है। 7th बहुत वापस से इंपॉर्टेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स 8 नंबर तक का वेटेज रखता है ये वाला चैप्टर, है ना। इसमें कौन कौन से ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट्स की बात की जाती है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में उनका जनरल इंट्रोडक्शन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी अक्रेंस, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात करेंगे, उनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एज इट इज है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स में वही जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी अकरेंस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, डाई ऑक्सीजन की फैमिली की बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स की बात करेंगे, ओजोन, सल्फर, एलोट्रोपिक फॉर्म, सल्फर की सारी एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर की बात करेंगे, H2SO7, H2SO5, ये सारी की सारी अभी भी है सिलेबस में। यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रॉपर्टीज एंड यूसेज, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं सल्फर के, जो अभी मैं बोल रहा था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, उनके केवल स्ट्रक्चर की बात है और कुछ भी नहीं जानकारी चाहिए, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं है, केवल आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में बात करेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही सारी की सारी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अकरेंस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, हेलोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस,
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको पढ़ लें आप। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, हेलोजन के जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर जानने हैं केवल आपको। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका इंट्रोडक्शन, अकरेंस और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और यूज, बाकी कुछ नहीं जानना ग्रुप 18 के एलिमेंट्स में से, बाकी सब हटा दिया। अब इनमें ये तो सर सारा आने वाला है, हटाया क्या है, ये हटा दिया साहब। देखो इधर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी हटा चुके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की हटा चुके हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हटा दिया, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे N2O5 N2O3 वो सब हटा दिए हैं, फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म को हटा दिया है, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सारे एलोट्रोपिक फॉर्म को हटा दिया। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स के एलिमेंट्री आइडिया सबको हटा दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पोज करके नोट कर लो, ये सब हटा दिया है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं क्या हटाया है और क्या रखा है, फिर इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तीन चीजें होती है, एक होता है एक्सरसाइज, एक होता है एग्जाम्पल, एक होता है इंटेक्स क्वेश्चन। इनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है, वो सब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपको नहीं करने, ठीक है ना। तो आप बने रहें। यूनिट 8, यूनिट 8 क्या है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। डी और एफ ब्लॉक में एक्टिनोइड्स तो पूरा का पूरा हटा दिया इन्होंने, ठीक है ना। एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ लेंथेनोइड्स को रखा है। तो पहला तो जनरल इंट्रोडक्शन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए, उनके जनरल ट्रेंड्स की बात करी गई है यहाँ पे, उनकी प्रॉपर्टीज की बात, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल की, मेटेलिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडिया, ये सारी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, सारी की सारी बातें करी गई है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा। सीएफटी थ्योरी, वीबीटी थ्योरी दोनों रखी गई है इसमें, है ना। लेंथेनोइड्स की बात करें तो लेंथेनोइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये रखा गया है। हटाया गया है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनोइड, लेंथेनोइड की जितनी भी रिएक्टिविटी वगैरह थी सब हटा दी। एक्टिनोइड्स पूरा का पूरा हटा दिया, जितना भी एक्टिनोइड्स का पार्ट लिखा हुआ है पूरा का पूरा रिमूव कर दिया है इस साल के लिए, आगे का पता नहीं है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये देखो वीबीटी सीएफटी की बात कर रहा था, वीबीटी और सीएफटी रखा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से फिर से एक सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है ना, 1 नंबर 2 नंबर वाले सवाल बनने के चांसेस होते हैं। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बॉन्डिंग, वर्नर थ्योरी, वीबीटी और सीएफटी। वीबीटी सीएफटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले बोल दिया था मैंने शायद, है ना। वीबीटी और सीएफटी आपको पढ़ना पड़ेगा इस बार, है ना। और क्या क्या हटा दिया है, स्ट्रक्चर, स्टीरियो आइसोमर्स, स्ट्रक्चर हटा दिया, आपके फालतू के जो भी स्ट्रक्चर होते थे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टीरियो आइसोमर जितनी भी बात थी, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कुछ भी नहीं सोचना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, पूरा का पूरा हटा चुके हैं, ठीक है। 10th चैप्टर है आपका हेलो एल्केन, हेलो एरेन, यहां से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। हेलो एल्केन में केवल और केवल आपको नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड का नेचर, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाली बात, कार्बन हेलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज 10 मिनट की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जिससे हेलो एल्केन हेलो एरेन से क्या क्या बन सकता है वो, ऑप्टिकल रोटेशन की बात है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात दे दी है इन्होंने, ऑफ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। और सारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शंस है यहाँ पर, SN1 पढ़नी है और SN2 पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ लो, हेलो एल्केन हेलो एरेन खत्म हो जाएगा। नोमेनक्लेचर 1 नंबर का क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी 1 नंबर या 2 नंबर का केस स्टडी वाला क्वेश्चन बनता है। हेलो एरेंस की बात करें तो हेलो एरेंस में वही नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड की बात करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के चांस होते हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करेंगे कि हेलोजन की वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल वाली बात कहाँ पे लगेगा, उसकी बात करेंगे। केवल मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई वाई कुछ भी नहीं है, केवल एक सब्सटीट्यूशन करा के देखना है आपको। क्या क्या हटा दिया है, वो जितनी भी फर्जी चीजें थी, फ्रियोन विरियोन, वो सब हटा दिए। देखो यहाँ पे यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डीडीटी, वीटीटी, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, डीडीटी, ये सब हटा दिया। वो जितनी भी रटने वाली चीजें थी वो सब यहाँ से रिमूव कर चुके। मतलब आप देख रहे हो सीबीएसई ने मैक्सिमम पोर्शन वो हटाया जो रटने वाला ज्यादा था, केवल उन्होंने समझने वाला पोर्शन को ज्यादा महत्वता दी है। यूनिट नंबर 11
अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी अच्छा खासा वेटेज होता है, 6 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। नोमेनक्लेचर की बात है, प्रिपरेशन मेथड, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्राइमरी अल्कोहल की, केवल बहुत ही बढ़िया, केवल प्राइमरी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी बोलिए, सेकेंडरी टर्शरी की हटा दिए, तो ये तो हमारे लिए बल्ले वाली सिचुएशन होगी वापस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, लो भैया फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात तो कर ही लिए, तो थोड़ा बहुत अपन जानकारी लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल की। और मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी कि एलिमिनेशन वाली रिएक्शन की बात की है, और एलिमिनेशन वाली कौन सी की है, E1 रिएक्शन की बात करिए मेनली। फिनॉल्स की बात करें तो फिनॉल में उसका नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा फिनॉल का, 2-5 मेथड्स हैं। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे उसकी फिनॉल की। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजेस ऑफ फिनॉल। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजेस ऑफ फिनॉल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ से। ईथर्स की बात करें तो उसका नोमेनक्लेचर सिंपल सा होता है, 1 नंबर का आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ज़्यादा जरूरी नहीं है आना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यूजेस, ये बहुत छोटा सा पार्ट है ईथर, मेनली जो अल्कोहल और फिनॉल इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर करता है। इसी फिनॉल के अंदर एक नेम रिएक्शन आ जाती है, रीमर टीमन रिएक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, रीमर टीमन रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पर फिनॉल वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हटाया गया है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल के जो यूज़ होते थे, कमर्शियल मेथड में यूज़ होते थे, वो पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया, मतलब 1 पेज हटाया केवल। ठीक है ना, 1 पेज हटा दिया इसमें। यूनिट नंबर 12 की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नंबर की यही आती है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फिर ये वाली यूनिट जो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाली यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नेम रिएक्शंस है, जैसे कि आपने सुनी होगी अल्डोल, कैनिजारो, फिर आपने सुनी होगी अल्डोल हो गई, कैनिजारो हो गई, क्लिमेंसन, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी बहुत सारी नेम रिएक्शन है, ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़नी ही पढ़नी होती है। खैर अपन देखते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन में नोमेनक्लेचर उसका दिया हुआ है, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वही सारी बातें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो सब तो लेना ही है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल नेचर देखेंगे, अल्डिहाइड कीटोन से क्या क्या बना सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अभी भी इन्होंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर वो साइनोहाइड्रिन वाली बात आएगी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्डिहाइड, ये जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है अल्डिहाइड में, यहीं से अल्डोल कैनिजारो की बातें चालू हो जाती है। ठीक है, यूजेस की बात भी दे रखी इन्होंने, यूज भी होना, यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे अपन को अल्डिहाइड कीटोन के। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए बोल रहा हूँ इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया उन्होंने, इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया, यानी कि उनके लिए आज भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सदियों से चला आ रहा है, यही चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में उसका नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, वापस यहाँ से क्वेश्चन फिर से बनता है एसिडिक नेचर से, एसिडिक नेचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन वाले। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस, ठीक है ना। 13th अमीन्स यूनिट जो है हमारी, अमीन्स यूनिट में से भी काफ़ी सारा पोर्शन हटा दिया उन्होंने, काफ़ी सारा हटाया है, छोटा मोटा नहीं हटाया, बहुत ज़्यादा पोर्शन हटाया है। ठीक है, एक पूरा का पूरा पोर्शन ही हटा दिया उन्होंने, डाइजोनियम सोल्ट वाला। यहाँ पर नोमेनक्लेचर सिंपल सा, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन की, स्ट्रक्चर्स की बात कर लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ये तो पढ़ना ही पड़ता है, इसमें कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि कन्वर्जन वाले जितने भी सवाल होते हैं, जब तक आप फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं कर सकते। यूजेस के बारे में अभी भी रखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन का आइडेंटिफिकेशन है, इससे ये साबित होता है कि टेस्ट भी रखे हुए हैं, वो हिंसबर्ग टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर, हिंसबर्ग टेस्ट और दूसरा कार्बाइल अमीन टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी, क्योंकि हटाए नहीं है पोर्शन में से, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को अलग करने के ये टेस्ट बहुत काम में आते हैं हमारे लिए। फिर डाइजोनियम सॉल्ट पूरा का पूरा हटा दिया, जो N2+ वाली बात बनती थी पूरा हटा दिया, प्रिपरेशन, उसकी केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा हटा दिया, जितनी भी एजोडाई बनती थी, कपलिंग से कलर आते थे, वो सारे का सारा पोर्शन इन्होंने डिलीट कर दिया है आपका।
अगला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर से ये अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस बार जो पढ़ना है वो ग्लूकोज तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अमीनो एसिड पढ़ना है, ग्लूकोज पढ़ना है और डीएनए आरएनए के अंदर अंतर देखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में इन्होंने क्या रखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड रखे हैं। क्लासिफिकेशन रखा है कि अल्डोज क्या होते हैं, कीटोज क्या होते हैं, और मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपको बोला था ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डीएल कॉन्फिगरेशन 5 मिनट की बात होती है, डीएल कॉन्फिगरेशन की राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली बात, ठीक है। सारा का सारा इन्होंने ओलिगोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड सब हटा दिया, लैक्टोज माल्टोज वो सब हटा दिया, लैक्टोज हटा दिया, माल्टोज हटा दिया, सेल्यूलोज स्टार्च वो सब हटा दिया। प्रोटीन में देखोगे तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, यहां पर क्या है, अल्फा अमीनो एसिड का एलिमेंट्री आइडिया लेना है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानना है, पॉलीपेप्टाइड के बारे में जानना है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी पे इतना इंफेसिस नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। टर्शरी क्वाटनरी इन्होंने दे दिया है, लेकिन इतना कुछ ज्यादा पूछते नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, देखो इन्होंने साफ साफ लिख दिया, खुद ने लिख दिया, क्वालिटेटिव आइडिया रखना है केवल। प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, टर्शरी क्वाटनरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत वापस से यहां से एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक एलिमेंट्री आइडिया है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, जिसमें जैसे जो कोगुलेशन ऑफ एग होता है और कडलिंग ऑफ मिल्क होता है, यानी कि दही का बनना या फिर अंडे का उबाल के वो जो योक कन्वर्ट हो जाता है, वो वाली बात है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अगेन डीएनए और आरएनए वाला पार्ट, डीएनए और आरएनए में कुछ नहीं करना, डीएनए आरएनए का अंतर जानना है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के बारे में जानना है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए और डीएनए आरएनए के बीच में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हटिया बता ही दिया था मैंने आपको, ओलिगोसेकेराइड, क्योंकि वहां लिखा हुआ नहीं था तो पता ही चल गया। ओलिगोसेकेराइड्स यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब हट गया। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हट गया। आधा चैप्टर तो हट ही गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस हट गई। वाइटामिन्स पूरा का पूरा हटा दिया, क्लासिफिकेशन और उसके फंक्शन वो सब, पायरिडोक्सिन वो सब हटा दिया इन्होंने, ठीक है। राइबोफ्लेविन, एंजाइम्स पूरा हटा दिया, हार्मोन्स हटा दिया, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ हटा दिया इन्होंने। सिंपल सी बातें रखी है जो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है। पहली बार सीबीएसई कॉन्सेप्चुअल बातें करने वाला है, रटने वाले पोर्शन पे ध्यान नहीं देने वाला। फिर 15th यूनिट जो पॉलीमर थी वो पूरी की पूरी यूनिट ही डिलीट हो गई, बल्ले बल्ले हो गया आपका तो। और ये जो खतरनाक चैप्टर था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जिसमें स्ट्रक्चर्स आते थे, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया। मजे आ गए? आ गए मजे? अरे आ गए ना। अब देखो ये तो हो गई कि कौन से चैप्टर में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। अब क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उसके एम्फेसिस से मैंने जो निकाला कि ये भैया कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे किसी इंटेक्स क्वेश्चन में से और एक्सरसाइज में जो उससे रिलेटेड थे, बेसिकली जो अपन ने पोर्शन हटाया, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आप फटाफट से इसको नोट करेंगे, ठीक है ना, समय बर्बाद नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट में से इंटेक्स क्वेश्चन 1.23 और 1.24 नहीं आएगा। एक्सरसाइज में से 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.26 ये हटा दिया है, क्योंकि जो हटा हुआ पोर्शन था उससे रिलेटेड सवाल थे ये, ठीक है। सॉल्यूशन की बात करें तो 2.12, 2.13 एग्जाम्पल 2.12, 2.13 हटा दिया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.40 मत पढ़ना, है ना, ये जो नहीं पढ़ने आपको, आपके काम के नहीं है अब, ठीक है ना, इस साल के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इंटेक्स क्वेश्चन 3.13, 3.14, 3.15। अच्छा ये कितने बच्चों को नहीं पता अभी भी कि एनसीईआरटी खोल के नहीं देखी होगी अभी तक, मुझे पता है। एनसीईआरटी खोल के देखो, उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, एक एग्जाम्पल्स होते हैं और एक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होते हैं। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.13, 3.14, 3.15 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हटा दिया साहब। इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में काफी चीजें हटाई थी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की बात करी, बहुत सारा पोर्शन तो उसने उड़ा ही दिया। तो वहां से एग्जांपल 4.0, 4.10 अब आपके काम का नहीं है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन में से 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 आपका काम का नहीं है। 4.22, 4.23, 4.24, 26, 27, 28, 29 और 2.30, 4.30 कर लो इसको, 4.30 एक्सरसाइज वाला, ये सब हटा दिया सब, ठीक है।
सरफेस केमिस्ट्री में बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में इंटेक्स क्वेश्चन 5.4 नहीं करना, 5.5 नहीं करना, 5.6 नहीं करना। एक्सरसाइज में 5.7, 5.13, 19, 20, 21, अगेन 5.22 नहीं करना, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये तो पूरा रिमूव ही कर दिया, तो कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना इसमें से, तो है ना। मेटलर्जी वाला पूरा पोर्शन हटा दिया। अगला पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एग्जांपल नहीं करने, बहुत सारा पोर्शन पी ब्लॉक में से भी हटाया था, वो फोस्फीन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह की बातें सारी हटा दी थी। तो 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 ये एग्जाम्पल अब आपको नहीं करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 7.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.3, 23, 0.24 ये हटा दिए हैं। एक्सरसाइज में से 7.13, 7.15, 7.16, 7.21 हटा दिए हैं। डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो 8.10 वाला इंटेक्स क्वेश्चन हटा दिया है। एक्सरसाइज में से 8.14, 15, 16, 20, 26, 29, 30, 33 ये हटा दिया। हटा के दिया मतलब ये आपको पढ़ना नहीं है, हटाया कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में तो अभी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस साल के लिए ये सब चीज़ें हुई हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो 9.4 एग्जाम्पल, 0.5, 0.6 हटा दिया, मतलब नहीं पढ़ना। इंटेक्स क्वेश्चन में 9.3, 9.4 नहीं पढ़ना, और एक्सरसाइज में 9.8, 9.9, 9.10, 0.11, 0.12, 0.27 नहीं पढ़ना है। बात समझ में आती है। हेलो एल्केन और हेलो एरन वाले चैप्टर में ज़्यादा पोर्शन कुछ हटाया नहीं था, तो केवल एक्सरसाइज में से 10.13 वाला क्वेश्चन आप ना पढ़ें। अल्कोहल, ईथर और फिनॉल में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, नथिंग रिमूव, ठीक है। अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। आपको पता ही है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई पोर्शन हटाया ही नहीं है उसने, तो कुछ रिमूव नहीं हुआ है, इसलिए कुछ भी अपन यहाँ पे रिमूव नहीं करेंगे, सब पढ़ना है अपने को। ये तो पूरा चैप्टर आप इंपॉर्टेंट ही मान लो, अल्डिहाइड, कीटोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमीन्स की बात करें तो अमीन्स में से वो पूरा का पूरा पोर्शन हटा दिया उसने, डाइजोनियम वाला, तो डाइजोनियम वाला हटा दिया। तो एग्जाम्पल 13.5, इंटेक्स क्वेश्चन 13.9, एक्सरसाइज में से 13.7 का सेकेंड वाला पार्ट, 0.8 का फोर्थ वाला पार्ट, 0.9 का फोर्थ और सिक्स्थ वाला पार्ट, 0.11 में से सेकेंड, फोर्थ और सेवंथ वाला पार्ट हट चुका है, ठीक है ना। हट के चुका मतलब पढ़ना नहीं है। बायोमोलिक्यूल में से ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स को उसने रिमूव कर दिया है, तो उसके हिसाब से इंटेक्स क्वेश्चन 14.2, 0.6, 0.7, 0.8 नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज में 14.5, 0.6, 0.7 का सेकंड पार्ट, 14.8, 14.9, 14.20 नहीं पढ़ना है। पॉलीमर वाला चैप्टर पूरा उड़ा दिया, केमिस्ट्री पूरा उड़ा दिया, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ था सीबीएसई की साइट पर, ठीक है, तो मैं उठा के ले आया यहाँ पे आपके पास एज इट इज। कोड नंबर 0.043 कोड होता है इसका पेपर का, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, सीबीएसई ने इस साल आपको कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं दिया। हर साल क्या करता था वो, हर चैप्टर का वेटेज देता था कि भैया इस चैप्टर में से मैं 8 नंबर का दूंगा, इसमें से 7 नंबर का दूंगा, इसमें से 6 नंबर का दूंगा। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, नो चैप्टर वाइज वेटेज, केयर टू बी टेकन टू कवर ऑल द चैप्टर। सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, कोई वेटेज नहीं दिया, कोई भी किसी में से भी ज़्यादा आ सकता है। हालांकि फिर भी जो पिछले साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो हम उससे निष्कर्ष निकाल लेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में वो सारा निष्कर्ष निकाल के दे दूंगा कि आपको क्या करने का है। इंटरनल वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर। हालांकि इंटरनल चॉइसेस हैं अभी भी, जैसे लॉन्ग आंसर्स में अभी भी चॉइसेस मिलेंगी आपको, 33% चॉइस आपको अभी भी मिलेगी। अच्छा, पहले 4 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए वाला जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, पार्ट बी जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना। पार्ट ए आपका ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, और दोनों के अंदर आपको 33% चॉइस मिलेगी क्वेश्चन करने की, और लगा के जो चॉइसेस देता था हर साल उसी तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पार्ट बी विल बी सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और पार्ट ए विल बी दी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। वही एमसीक्यू भी आएंगे और असर्शन रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, विल इंक्लूड दी फॉर्मेट, है ना। एमसीक्यू भी आएंगे और मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आएंगे, ठीक है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट ए के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया, पार्ट बी के अंदर आपका सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप आ गया। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में पार्ट ए के अंदर क्या क्या होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑब्जेक्टिव और केस बेस्ड 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे ये 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा।
यानी कि यहाँ पर जो वेराइटी होगी पार्ट ए के अंदर वो 1 नंबर वाले क्वेश्चन की होगी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की होगी और 3 नंबर। 1 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 19 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होने वाले हैं और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यानी कि यहां पर अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो 26 क्वेश्चंस जो है आपको पार्ट ए के अंदर देखने को मिलेंगे, जिनका टोटल वेटेज क्वेश्चंस का कितना हो जाएगा? 35 मार्क्स। यानी कि पार्ट ए भी आपका 35 मार्क्स का है, पार्ट बी भी आपका 35 मार्क्स का है। 35 मार्क्स का आपका पार्ट ए हो गया, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आधे से ज्यादा तो ऑब्जेक्टिव ही है। यहां पर देखो आप 19 और 5 कितना होता है? 24 क्वेश्चंस तो आपके ऑब्जेक्टिव ही है ना। फटाफट राइट या रॉन्ग लगाना, आपको ए बी सी डी में से चूज करना है, ठीक है। तो यहां पर 1 नंबर वाले का वेटेज सबसे ज्यादा है, 54% तो इसी का वेटेज हो गया अगर मैं इस 35 में देखूं तो, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखो आप, डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3 तरह के पैटर्न है, शॉर्ट आंसर 1, शॉर्ट आंसर 2 और लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर 2 तरह के पहले भी आते थे, एक 2 नंबर वाला, एक 3 नंबर वाला। हालांकि जो 3 नंबर वाला शॉर्ट आंसर वो बोलते हैं वो शॉर्ट होता नहीं है, वो हमारे लिए लॉन्ग ही होता है और लॉन्ग आंसर तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर फर्स्ट जो है वो 2 नंबर का है, शॉर्ट आंसर सेकंड 3 नंबर वाला है और लॉन्ग आंसर यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्कुल SN1 SN2 का पूरा मैकेनिज्म पूछ के और उसके अंदर उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेगा, ठीक है। तो वो लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। या फिर 4-5 तरह के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन दे देगा कन्वर्जन वाले, वो लॉन्ग आंसर में आ जाएगा। तो 2 नंबर का कैटेगरी का सवाल है, 3 नंबर का, 5 नंबर का। 2 नंबर वाले कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 11 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में मिलेंगे। हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि लिखना है, और लिखते वक्त कैसे लिखना है पूरा का पूरा जैसा NCERT में गिवन होता है। पीछे के क्वेश्चंस देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन जिस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखे होते हैं, प्रीवियस ईयर के आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे देखो आप डिस्क्रिप्टिव तरीके से कैसे लिखे हुए होते हैं क्वेश्चंस। उसी के तरह से आप लिखोगे तो आपके पूरे में से पूरे आने के कोई नहीं रोक रहा। अब केमिस्ट्री में तो बहुत आसान है पूरे में से पूरे नंबर लाना, ठीक है ना, कोई नहीं रोकता। यहाँ पर ये 8 नंबर्स जो हैं शॉर्ट आंसर के हो गए, 12 नंबर वापिस शॉर्ट आंसर 3 नंबर वाले हो गए और 15 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर के हो गए। टोटल वापिस से 35 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 26 क्वेश्चन तो आपके पार्ट ए में है और 11 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में है। दोनों का वेटेज 35 है, यानी कि 50% दोनों आने वाला है। दोनों का अटेम्प्ट करना जरूरी है, दोनों में आपको चांस मिलेगा और वाला, यानी कि 33% चॉइसेस वाला, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको ब्यौरा दे दिया, ठीक है। क्या CBSE ने हटा दिया है, क्या अभी भी रखा हुआ है, और उस पोर्शन को हटाने की वजह से कौन से एग्जांपल्स, कौन से एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस हमें नहीं करने की जरूरत है। अगर आप इस टेक्निक के साथ अपनी बोर्ड की स्टडी को कंटिन्यू रखते हो, ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी, या फिर फिजिक्स और बायो के लिए भी, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर आप बिल्कुल गधों की तरह पूरा का पूरा एक एक लाइन पढ़ने बैठ जाओगे तो कभी स्कोर नहीं आने वाला, है ना। अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, गधा मजदूरी नहीं करनी है, ठीक है। तो आगे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा जिसमें मैं आपको और टेक्निक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप गुड स्कोर कर सकते हो CBSE एग्जाम में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप E2 इंडिया पर सपोर्ट टीम पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।